हमें देखना है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर की एटॉमिक थ्योरी टोटल 4 पोस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो सबसे पहला पोस्टुलेट है उसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। उनमें से एक पाथ को चुनता है हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और उसी पाथ के अंदर वो घूमता रहता है। अकॉर्डिंग टू बोहर कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम ऑर्बिट बोलेंगे सर्कुलर पाथ्स को। और उनमें से किसी एक सर्कुलर पाथ को, इन बहुत सारे सर्कुलर पाथ में से किसी एक को वो चुनता है और उसके अंदर वो चक्कर लगाता रहता है। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, और वो अपनी ऑर्बिट को कभी छोड़ता नहीं, उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्या लिखना है, आपको इसमें से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये लिखनी है कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बहुत सारे सर्कुलर रास्ते वहाँ पे है, लेकिन उनमें से किसी एक रास्ते को चुनेगा और उसी रास्ते के अंदर वो घूमता रहेगा, जिसकी रेडियस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। ओके, तो ये पोस्टुलेट है। उसके बाद दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। इन पाथ को क्या बोला जाता है, जो सर्कुलर पाथ वो ऑर्बिट, जो सर्कुलर पाथ जो हमारा क्या बोल रहे हैं हमको इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। उसको स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाता है, या फिर उसको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोला जाता है। तो हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है, ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है कि इन सारे सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो एक ही है, कॉमन सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है जिनका सेंटर कॉमन होता है, कॉमन सेंटर, ठीक है। तो जिनका सेंटर कॉमन है ऐसे सारे सर्कल को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स है ये सारे, और उनका न्यूक्लियस जो है वो उनका क्या है, सेंटर है, न्यूक्लियस इज सेंटर। तो उसमें जो भी ऑर्बिट्स बनते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, जितना उसका रेडियस बढ़ता जाएगा उतना उसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसमें ये जो शेल दिख रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी कम होगी, इसकी एनर्जी उससे कम होगी। तो हायर एनर्जी के ऑर्डर में उसके अरेंजमेंट होती रहती है। तो आपको इसके अंदर क्या पॉइंट लिखना है कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर रास्तों में से किसी एक फिक्स रेडियस और एनर्जी वाले रास्ते को चुनता है और उसके अंदर वो घूमता रहता है। उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है, या फिर उसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं। इन सारे ऑर्बिट्स की जो अरेंजमेंट होती है, दीज ऑर्बिट्स आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में अरेंजमेंट होती है। मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो आउटर मोस्ट शेल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो शेल्स बनेंगे उनमें जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर की जो ऑर्बिट की जो एनर्जी का लेवल है, वो रेडियस बढ़ेगी तो एनर्जी का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंक्रीज होंगे। तो ये है पहला पोस्टुलेट, ठीक है। अब दूसरा पोस्टुलेट हमें यहाँ पे समझना है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। तो टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि रुदरफोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि रुदरफोर्ड जो था उसको क्वेश्चन किया गया कि क्वेश्चन ये किया गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो जैसे जैसे वो घूमता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एटम जो है न्यूक्लियस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है। तो ऐसा क्यों, तो रुदरफोर्ड को आंसर देने को नहीं आया। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो बोहर बोलता है कि टाइम के साथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होती।
लेकिन उसमें उसने एक क्लॉज डाला था, उसने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है या फिर जिस ग्राउंड स्टेट में वो घूम रहा है उस एनर्जी लेवल को छोड़कर अगर दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ जाना चाहता है तब उसकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी. So, as long as electron is revolving in the same orbit, its energy does not change with time. But when electron moves from lower energy state to higher energy या फिर lower stationary state to higher stationary, then required amount of energy is absorbed by the electron. And if it is moving from higher energy to lower energy level, then its energy, equal amount of energy is emitted. तो इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर ये न्यूक्लियस है और उसके अराउंड यहाँ पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये केस है तो अगर समझो कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की शेल से बाहर की शेल में आना है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाना है. अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से कहाँ पे जाना है, हायर एनर्जी की तरफ, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी तभी वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा. लेकिन अगर वो ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे है और वो कहाँ पे आना चाहता है, लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहता है, तब उसको एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी, इमिट. तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, एनर्जी डज नॉट चेंजेस विद टाइम. ठीक है, लेकिन जब वो किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. एंड जब वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी की तरफ आता है तब उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा. तो ये है उसका सेकेंड पोस्टुलेट. तीसरा जो पोस्टुलेट है उसका, वो तीसरा पोस्टुलेट इस प्रकार है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E, and it is given by the formula delta E is equal to h nu. delta E is equal to h nu. तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है. इस पोस्टुलेट को हमें अच्छे से समझना है. क्या बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, अभी हमने इसके पहले पोस्टुलेट में क्या पढ़ा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से, मतलब समझो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा. ठीक है, एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा. और अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो इमिशन करना पड़ेगा या फिर एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर कौन से फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो इमिट करेगा, उसके ऊपर एक फॉर्मूला बनता है जो कि डेल्टा ई का फॉर्मूला है, जो चेंज इन एनर्जी लेवल है. मतलब क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेल है और यहाँ पे शेल है. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाना चाहता है तो इन दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है डेल्टा ई. और ये डेल्टा ई जो है उसका फॉर्मूला है एच न्यू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिक्स है. वेर एच जो होता है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. और न्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी. ठीक है, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, ये ग्रीक लेटर है न्यू, इसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी. तो ये है फ्रिक्वेंसी जिस रेडिएशन को हमारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने वाला है, जिस रेडिएशन को हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब या फिर इमिट. आपको भी समझ में आया होगा कि एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो किसी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना चाहता है तब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. और वो इमिट कब करेगा, जब वो किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है तो उसको एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा. लेकिन ये जो इमिशन करना पड़ेगा या फिर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ये सारा इमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो दो एनर्जी लेवल के में जितना डिफरेंस है उतना होता है. और उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम न्यू को एक साइड पे रखते हैं और ये एच जो है वो इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, एच डेल्टा ई को डिवाइड हो जाएगा. तो आपको ये फॉर्मूला बुक में दिया है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. डेल्टा का मतलब, डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1. मतलब क्या कि ये जो है वो एनर्जी लेवल
जो हायर एनर्जी लेवल थी उसकी एनर्जी कितनी है वो है, और ये E1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की है। दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, E2 माइनस E1 करके। और इसी को बोला जाता है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो यह है बोहर का फ्रीक्वेंसी रूल। और लास्ट जो पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर का मानना ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in given stationary state can be expressed as mvr is equal to nh upon 2 pi। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोई भी चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट घूम रही है या फिर कोई रोटेशनल मूवमेंट कर रही है तो उसके अंदर क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम का क्या रहेगा? एक फॉर्मूला रहेगा। हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है mvr, उन्होंने बोला है कि जो भी प्लैंक का कांस्टेंट है उसको अगर हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे, एक 2 पाई एक नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे और उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई ये जो वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। ठीक है, तो ये h अपॉन 2 पाई का जो टेबल बनेगा ना, उस टेबल के अंदर हमेशा mvr की वैल्यू मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी। तो ये है हमारे टोटल 4 पोस्टुलेट्स। तो आपको फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अगर एग्ज़ाम में यह आ गया तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है कि फर्स्ट पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर घूमते रहते हैं, और ऑर्बिट्स एक ऐसे सर्कुलर पाथ हैं जिनकी रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है। उसके बाद फिर हमने बोला कि जो टाइम के साथ बदलता नहीं है, एनर्जी जो होता है किसी भी ऑर्बिट का वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या फिर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा है तो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करना पड़ता है। उसके बाद हमने बोला कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। और थर्ड जो पोस्टुलेट था उसमें उन्हें बोला गया था कि जो भी एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा वो डेल्टा ई होती है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग? डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन्स। और डेल्टा ई मतलब E2 माइनस E1, मतलब हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है उसको सब्सट्रैक्ट करके कितना डिफरेंस आएगा उसे बोला जाता है डेल्टा ई। और यहाँ पे एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट।